नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी इंडियन पॉलिटी की लेक्चर की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में और हमारा जो चल रहा है वो अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है। दोस्तों, पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद हम लोगों ने चार्टर एक्ट पढ़ा था 1833 का और 1853 का। अब दोस्तों हम उसके आगे चलेंगे। दोस्तों, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रोन रूल, अपना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका सेकंड पार्ट। मैंने बोला था ना, मैं इसको दो पार्ट में बांटूंगा। जो पहला था वो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड था और दूसरा जो क्रोन रूल था 1858 से लेकर जब तक हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली है 1947 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्रोन रूल के बारे में। क्रोन रूल क्या था, ठीक है, और ये इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था क्या। दोस्तों, क्रोन रूल के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों क्रोन रूल, क्रोन के बारे में तो आपको पता ही होगा। क्रोन का मतलब होता है ताज। ताज यानी राजा या रानी। दोस्तों, ब्रिटेन में आपको पता है ना, वहाँ पे राजा या रानी का शासन होता है, वहाँ पे क्रोन रूल चलता है। तो जब हमारे देश पे, हमारे इंडिया पे जब ब्रिटेन राज कर रहे थे तो वो ब्रिटेन में जो क्रोन रूल चलता है वही यहाँ चलेगा ना। तो हुआ क्या था ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पॉलिसीज थे उससे यहाँ के लोग परेशान हो गए थे, यहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि राजा भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो हुआ क्या, उन्होंने क्रांति कर दी, जिसको बहुत ही फेमस है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो तब जो ब्रिटेन वाले थे जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उनको लगा कि यहाँ पे जनता गुस्सा आ गई है, अब इसको किसी तरह शांत करना पड़ेगा। तब उन्होंने लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो 1857 की क्रांति के बाद आया था, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बोलते हैं या फिर सिपाही इम्यूनिटी में बोलते हैं। और इसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, जब जनता बहुत गुस्साई हुई थी तब उन्हें लगा कि यहाँ पे अब किसी तरह जनता को शांत कराना पड़ेगा। तब उन्होंने फिर से कुछ अपनाया, फिर उन्होंने कुछ रणनीति अपनाया, क्योंकि उनको तो यहाँ शासन करना था। तो उन्हें अब लगा कि अब कुछ और करते हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, जिसमें उन्होंने क्या, हम आपको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो भी आपके ऊपर शासन हो रहा था, जो भी आपके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जो भी बदतमीजी हो रही थी, वो यहाँ पे अब नहीं होगी। और जितने भी पावर थे गवर्नमेंट की, टेरिटरी और रेवेन्यू को, वो ब्रिटिश क्रोन के अंडर में चली गई, वो ब्रिटिश क्रोन के डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में चल गई। अब यहाँ पे कंपनी रूल नहीं कर रहा था, कंपनी के रूल को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ फीचर्स थे। वो फीचर क्या क्या थे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए देखते हैं क्या था दोस्तों। फीचर में दोस्तों मैंने यहाँ जितने पॉइंट बनाए आप इसको पूरी तरह रट लेना दोस्तों। ये जितने भी है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट, इसलिए मैंने ये बुलेट पॉइंट्स में अच्छे से बना के लिखा है। तो दोस्तों हुआ क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। दोस्तों, गवर्नर जनरल तो आपको याद ही होगा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और इस बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसके बाद जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों वो जो था ना, दो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको पूरी तरह एबॉलिश कर दिया गया, इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको सुपरवाइज करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए बना गया था। इससे आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी होती रहेगी। दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं आगे बस पढ़ाता जा रहा हूँ और आप पीछे वाला उड़ाते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जो पीछे वाला उसको रिवाइज करते रहना, उसकी एक बार रीडिंग लगाते रहनी है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नई ऑफिस बनाई गई जिसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता है। उसको सारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर दे दी गई, सारी जितनी भी पावर थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वो सारी दे दी गई। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के वो मेंबर थे, जो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वो थे तो इंडिया में लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो उसको असिस्ट करते, जो उनको बताते कि उनको कैसे काम करना है, फिर वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वो बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूशन द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द काउंसिल बनाया गया एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल, जो स्विंग और बिंग के इंडिया इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में जो भी उनका ऑफिस थी उनको वो सुपरवाइज करने के लिए ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक बॉडी बनाई गई। इट इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। दोस्तों ये जो एक्ट हुआ था ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलती थी उसको हम लोग
उसको मजबूत करने के लिए ये एक्ट बहुत ही कारगर माना गया। जो सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड, जो दोस्तों वो एडमिशन तो यहाँ पे हो रही थी, लेकिन उसका डायरेक्ट कंट्रोल था वो इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी जगह काउंसिल हमने पढ़े, तो उसके काउंसिल के हेड कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो उधर से कुछ एक्ट आए जो थे 1861, 1892 और 1909। दोस्तों इसमें वही सारे एक्ट सारे दिए हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस है, जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी है तो वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ से जो उठाए गए हैं, यहाँ से जो लेके फिर से उठाए नहीं गए हैं, यहाँ से लेके उनको फिर से थोड़ा सा उसको ठीक करके, उसको रेक्टिफाई करके फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे, तो उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था क्या, इसके बारे में हम लोग सारी अच्छे से जानकारी लेते हैं। दोस्तों हुआ क्या था, जब यहाँ इंडिया के लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तब मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने कुछ नया हथकंडा अपनाया। तो उन्होंने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को दे दिया। उसमें क्या हुआ कि चलो उन्होंने सोचा चलो कुछ पावर्स हम इंडियंस को भी दे देते हैं, लेकिन वो बस एक नाम के थे, उन्होंने कुछ खास पावर उनको दी नहीं थी। और वाइसरॉय कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया। आप देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया, इन्हें नॉमिनेट किया गया, कुछ पावर्स दे दी गई ताकि इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, उनको ऐसा लगे कि हाँ चलो हमारी भी यहाँ थोड़ी सी चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ शासन हो रहा है। तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम के वाइसराय, उन्होंने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया, जो कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को। और उसके बाद दोस्तों यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। आपको मैंने बताया था जब बंगाल के बारे में, वहाँ पे क्या हुआ था, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को उनके अंडर में सबऑर्डिनेट के तौर पे उनको काम करना था। लेकिन जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, तो वहाँ तब क्या हुआ, रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ऑफ द स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो भी 1773 में जो हुआ था उनको सारे को रिवर्स कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उनको सारी पावर्स फिर से दे दी गई, बॉम्बे और मद्रास को सारी पावर्स दे गई, उनको सबऑर्डिनेट फिर उसके बाद नहीं बना गया। उसके बाद क्या हुआ, लेजिस्लेटिव डिसोल्यूशन रिजल्टेड ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस इन 1937। और दोस्तों 1937 तक सारी प्रोविंसेस को, सारी जो प्रोविंस थे उस टाइम के, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको भी पावर्स दे दिए गए कि हाँ चलो आप काम करो, हम आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन हम बस उसका ओवरव्यू लेते रहेंगे। जैसे सेंट्रल जो भी सेंटर वाले थे वो क्या करते, स्टेट का बस रिव्यू लेते, लेकिन सारी ऑटोनॉमी उनको दे दी गई। दोस्तों यहीं से हमारा फेडरल सिस्टम निकल के आया। जो भी फेडरल सिस्टम चलता है ना, जो सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर, फिर स्टेट में चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जो फेडरल सिस्टम हमारा निकल गया वो कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आया है। ठीक है, Establish a new legislative council for Bengal North Western Frontier Province। दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये अभी अरुणाचल प्रदेश इसको बोला जाता है, एंड पंजाब विच है इस्टेब्लिश इन 1862, 1863, 1897 रिस्पेक्टिवली। दोस्तों एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, कहाँ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब में, जो कि 1962, 1966 और 1897 में इस्टेब्लिश की गई। तो इसके आगे देखते हैं। दोस्तों वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर मिल गई थी उस टाइम में। दोस्तों अभी हमारे इंडिया में ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किसके किसके पास है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, ज़रूर बताना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप लोग लेक्चर्स को देख रहे हो, लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, और उसकी जवाब भी दे रहे हो जो भी मैं पूछ रहा हूँ। जो ऑर्डिनेंस पास करने की पावर वाइसरॉय को मिल गई थी, और उसकी जो भी उसकी मतलब कि लाइफ थी, यानी कि जो भी उसकी वैलिडिटी थी वो 6 मंथ तक थी, वो 6 मंथ तक ही वैलिड रह सकता था।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं जो आगे का हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। दोस्तों फीचर ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 में थोड़ा सा क्या हुआ था, बस थोड़ी सी उनकी पावर बढ़ा दी गई थी, थोड़ी सी पावर दे दी गई थी। क्या किया गया, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शन है उसमें बढ़ा दी गई थी। क्या बढ़ा दी गई थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे या फिर कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। प्रोवाइड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, थोड़ी सी पावर, जो नॉमिनेशन मेंबर थे उनकी, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी थोड़ी सी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, जो बंगाल चैम्बर थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनको थोड़ी सी पावर दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे, म्यूनिसपैलिटीज थी, यूनिवर्सिटीज थी, ट्रेड एसोसिएशन थे, उसका जमींदार थे, चैम्बर्स ऑफ, तो उनको भी थोड़ी पावर दे दी गई थी, उनकी बात सुने जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ ना, जो नॉन ऑफिशियल सीट थे उनको भी इन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि भाई सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे यार, सब गुस्से में थे, अगर उनकी बात हम नहीं सुनते, अगर उनकी बात वो नहीं सुनते तो कहीं ना कहीं वो फिर से आंदोलन कर देते, फिर से प्रोटेस्ट कर देते, जो कि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी क्रांति फिर से हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी पावर सब में बांटना स्टार्ट कर दिया। हालांकि जो उस टाइम वहाँ पे जो उस टाइम जो चयन हुआ करते थे, जो भी इलेक्शन टाइप के कुछ हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया गया था। दोस्तों ये चीज़ याद रखना है, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम इलेक्शन वर्ड का कोई भी यूज़ नहीं किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सभी लोगों की बात सुनी जाती थी, कोई भी वहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर, वहाँ पे कोई भी इंडियंस थे, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन मेंबर है तो उनकी बात अब सुनी जाती थी। क्योंकि अगर वो नहीं सुनते तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता कि यार जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, जो बदतमीजियाँ कर रही थी, वो ये लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने बात सुनना स्टार्ट कर दिया। उनको सर्टेन बॉडी से जो भी नॉमिनेटेड मेंबर थे, जो भी वहाँ पे सदस्य थे, उनकी बातों को सुनना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 एंड जो भी काउंसिल एक्ट थे 1909 का, वो देखते हैं क्या था। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1909। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट किसके थ्रू, ये इसको बोला जाता है मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म। दोस्तों दो लोग थे, एक लॉर्ड मॉर्ले और एक लॉर्ड मेंटो। जो लॉर्ड मॉर्ले थे उस टाइम के, वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और जो लॉर्ड मेंटो थे वो थे वाइसरॉय इंडिया के, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनके साइज को इंक्रीज कर दिया गया, दोनों, एक सेंट्रल में भी और प्रोविंस में भी, दोनों जगह उनकी साइज को बढ़ा दिया गया। जो जहाँ 16 थे वहाँ पे 60 कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपनी मेजोरिटी रखी, अपनी जो ऑफिशियल जो मेजोरिटी है काउंसिल में, वो अपनी रखी। क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटिश का यार शासन चल रहा था, अगर मान लो इंडियन की मेजोरिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑफिशियल मेंबर में, तो कहीं ना कहीं खेल उल्टा हो जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी जो मेजोरिटी थी उनको मेंटेन रखा, और जो भी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में वो दे सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। मेंबर पे उसके बाद जब वो बजट होता था उस टाइम बस आप बजट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, भैया एक क्वेश्चन पूछो और साइड हट जाओ, आपको ज़्यादा नहीं पूछना है। लेकिन इसमें क्या हुआ, मॉडलेमेंट्री रिफॉर्म में, इसमें आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते थे, मतलब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। आप बजट के अलावा अगर कोई चीज़ पूछना चाहे आप पूछ सकते थे उससे, ठीक है। और दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो पहले मेंबर थे जिन्होंने वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, और वो लॉ मेंबर के तौर पे नियुक्त हुए थे, लॉ मेंबर के तौर पे वो चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहीं से अपना निकल के आया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम मेंबर को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई, और उनको बोला गया कि जो मुस्लिम मेंबर है वही मुस्लिम को वोट देंगे, मुस्लिम जो भी मुस्लिम है वो अपने मेंबर को वोट देंगे और उन्हीं को चुनेंगे। और लॉर्ड मिंटो को यहाँ पे क्या हुआ, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया। इन्होंने यहाँ क्या किया, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा भेदभाव करवाना स्टार्ट कर दिया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इन्होंने बोला मुस्लिम मेंबर जो है वो मुस्लिम को ही वोट दे के जितवाएंगे या फिर उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी जो हिंदूज है वो अपना देख लें। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, जो भी प्रेसिडेंसी थी कॉरपोरेशन की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी। उसके बाद दोस्तों इतना तक था अपना इंडियन काउंसिल एक्ट। हमने इसमें पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909। उसके बाद दोस्तों अपना आता है साइमन कमीशन। चलिए देखते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन से पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919
आप लोगों ने तो सुना ही होगा इसके बारे में, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। और ये जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1921 में फोर्स में आया था और इसको मॉन्टेग्यू क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता था। 1917 गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने की यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, जो कि स्टार्ट हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो कहीं ना कहीं 1917 में रखा गया था। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फीचर्स क्या क्या थे। दोस्तों इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रल और प्रोविजन सब्जेक्ट थे उनको अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, सेंटर से ही सारे लॉ बन जाते थे, सारे एक्ट बन जाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट को दोनों को अलग कर दिया गया और उनको अपने जो रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट थे उन पर अथॉरिटी दे दी गई कि आप इस पर कोई भी लॉ कोई भी कानून बना सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोविंशियल लिस्ट थे उनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो था ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या होता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर थे उनको ये दे दी गई ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो भी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन थे उन पे लॉ बनाने के लिए या फिर उन पे कोई भी अथॉरिटी को सुपरवाइज करने के लिए। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में दे दिया गया। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट किया गया डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, जिसको डायरेक्टरी बोला जाता है, मीन्स डुअल रूल। उसका डायरेक्टरी लागू हो गया, जहाँ पे डबल रूल, जिसको डबल रूल भी बोला जाता है और डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस भी बोला जाता है। और जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे उस टाइम में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और जो इंडियन काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको दो पार्ट में बांट दिया गया, जो अपर हाउस थे जो उनको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस थे उनको हम बोलते लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर्स थे, उन 6 में से 3 मेंबर को इंडियन को दे दी गई। वहाँ पे 3 मेंबर इंडियंस के रहेंगे। आप जानते हैं ना, वहाँ फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था सब में, तो उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटी, कुछ ना कुछ पावर देना ज़रूरी था ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। और उसके बाद और दोस्तों उस टाइम भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जारी रहा, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई। उस टाइम तो मुस्लिम्स को दी गई थी, अब उन्होंने क्या किया, सिख्स को दे दिया, क्रिश्चियन को दे दिया, एल्गो इंडियन और यूरोपियन। उसके बाद एक हाई ऑफिस बनाई गई। दोस्तों यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे आई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाई ऑफिस बनाई गई, जो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में एक ऑफिस बनाई गई जो कि हाई कमिश्नर की थी। और पब्लिक सर्विस कमीशन का उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जो पहले तो सिविल सर्विस जो सेंटर से होती थी, उसके बाद क्या उन्होंने पब्लिक जो प्रोविंस जो होते थे उनके लिए भी एक अलग कमीशन बना दी गई। और जो पहले क्या होता था, सेंटर से ही सारे बजट पास हो जाते थे, लेकिन अब उन्होंने किया सेंटर में अलग और स्टेट में अलग, दोनों को अलग कर दिया गया, दोनों को प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंट किया जो हर 10 साल पे उनकी जो भी काम हुए उनको रिपोर्ट करे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये देखो, हर 10 साल पे जो डायरेक्टरी थी वो मतलब कि हर 10 साल पे उनको बोला गया था रिपोर्ट करने के लिए। ये देखो आप, हर 10 साल पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक साइमन कमीशन आई जो कि 2 साल पहले ही आ गई थी। 10 साल मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये 1919 का एक्ट था, तो उनको कमीशन को आना कब आना चाहिए था, 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गई थी, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें जो 7 मेंबर थे उसमें 7 मेंबर थे, जिसमें सर जॉन साइमन जो थे उसके हेड थे, ठीक है। और इसके सारे जो मेंबर थे वो ब्रिटिश थे। दोस्तों अगर मान लो आप इंडिया पे अगर राज कर रहे हो, ठीक है, तो जब उसकी रिपोर्ट, जब वहाँ पे जो एक्ट थे वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, वहाँ के लोग खुश है या नहीं, तो उसके लिए तो वहाँ पे इंडियंस होने चाहिए ना। लेकिन उसमें सारे मेंबर जो ब्रिटिश थे, इसलिए उन्हें वहाँ पे सारी पार्टीज़ ने उन्हें बाइकआउट कर दिया गया और इन्होंने रिपोर्ट जमा किया 1930 में। और जो डायरेक्टरी सिस्टम थी, जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, उनको एबॉलिश करने का प्रपोजल रखा। प्रपोजल ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेक्टेड। और उस टाइम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको याद होगा गांधी जी भी उसमें थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हम अगले लेक्चर में
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिससे आपका रिवीजन भी चलता रहे। क्योंकि अगर मान लो आप ये पढ़ लोगे और आपकी पीछे वाली जो है चीज़ें वो उड़ती जाएगी, तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आपको पिछले वाली चीज़ें भी याद रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो कल के लिए बस रेडी रहिएगा, और बस आज के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा, लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद।